आयु के कॉलेज रूल्स। अब तक आपने पढ़ा कि आयु, माही और काशी क्लब जाते हैं। उसके बाद अगले दिन ही इंडिया लौट जाते हैं। वही एक से स्पार्ट आयु को ग्रुप में ऐड किए हुए थे और वह सब लोग एक साथ बात करते हैं। अब आगे। अब ऐसे ही एक महीना और बीत जाता है और इस एक महीने में कुछ बदला तो वह यह है कि आयु अब एकांश और बाकी एक्स स्क्वायर्ड से बातें करती थी और उनके बीच थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आने लगी। बड़े ही आयु उन सब से ज्यादा बात नहीं कर पाती पर वह ग्रुप में एक्टिव तो रहती थी और वह यश के जोक्स पर हंसती थी तो कभी उनके बीच की सिली सिली थिंग्स को भी पढ़ती थी और वह लोग उससे भी बात करते हैं और उसकी ओपिनियन भी अपने बातों पर मांगते हैं। एकांश भी आयु से अच्छे से बात कर रहा था। उसके दिल में तो अभी फीलिंग्स थी, वह भी बचपन से, पर आयु के दिल में शायद ही फीलिंग्स होंगे, क्योंकि अगर होंगे भी तो भी आयु को यह जल्दी रियलाइज नहीं होने वाला था क्योंकि वह प्यार व्यार पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और ना ही मानती। वह दोनों प्राइवेटली भी बात करते हैं पर ज्यादा नहीं, बस काम की ही बातें करते हैं। एकांश कम से बढ़कर कुछ बात करने की कोशिश तो करता है पर उसे नहीं हो पाता क्योंकि आयु बहुत कम ही बोलती थी और टेक्स्ट करती थी और उसकी टेक्स्ट इतनी साफ सुथरी होती थी कि अगर कुछ पर्सनली ऐड करना चाहे तो भी करने के लिए वह हिचकिचाते तो जरूर होंगे। इस एक महीने में ऑस्ट्रेलिया के तीनों फैमिलीज ने अपने सारे काम वहां अच्छे से निपटा लिए थे। डॉक्टर ने आर्यमन जी के सर्जरी के लिए 2 महीना का टाइम दिया था और उसमें अभी 1 महीना बीत गया था और सब लोग इस 1 महीने में इंडिया जाने की प्रॉपर तैयारी कर चुके थे और संजय जी को भी डॉक्टर आयु का अपॉइंटमेंट मिल गया जो कोई और नहीं, हमारी आयु थी। आयु भी नहीं जानती थी कि वह किसकी सर्जरी है, बस वह उसके केस को पढ़ी थी और सच में वह सर्जरी थोड़ी क्रिटिकल लगी तो आयु ने वह करने के लिए मान गई थी। अब आगे। सुबह सब लोग बैठकर अपना नाश्ता कर रहे थे, तभी अविका जी कहती हैं, आयु कल तुम ऑफिस नहीं जाओगे, कल हम मंदिर जा रहे हैं। तो आयु अविका जी को देखकर कहती है, पर मॉम ऐसे अचानक? तो अविका जी कहती हैं, हाँ पंडित जी ने बुलाया है इसीलिए, और हाँ कल कोई काम नहीं। इतना कहकर वह अपनी आंखें दिखाने लगीं। तो आयु कहती है, ओके मैं कल कोई काम नहीं रखूंगी। तो वह उसके सर पर हाथ रखकर कहती हैं, यह हुई ना मेरी आयु की बात। तो आयु हल्की मुस्कान दे देती है। फिर ध्रुव और ध्रुविका की तरफ देखकर कहती है, जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म करिए, हमें कॉलेज जाना है ना। तो वह दोनों अपना सर हिला देते हैं। तभी आयु फिर से कहती है, वैसे ध्रुव तुम फुटबॉल मैच में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? तो ध्रुव और ध्रुविका एक दूसरे को देखते हैं। फिर ध्रुव कहता है, वो दी, मैं इस बार पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता। तो आयु सीरियस आवाज में कहती है, मैंने तुमसे ओपिनियन नहीं पूछा बल्कि रीजन पूछा है, क्योंकि मैं जानती हूं कि तुम फुटबॉल कितने अच्छे खेलते हो। आई वॉन्ट टू नो द रीजन। तो ध्रुव कहता है, सीनियर्स ने मुझे उनकी टीम से निकाल दिया। तो आयु का चेहरा सख्त हो जाता है और वह पूछती है, क्यों निकाल दिया? तो ध्रुव कहता है, उन्होंने कहा कि मेरे स्टैंडर्ड नहीं हैं। यह सुनकर आयु के मूवमेंट्स कस जाते हैं। अविका जी, अनिका जी और प्रवीण जी भी सीरियस हो जाते हैं पर कुछ नहीं कहते क्योंकि ऐसे सीरियस इशू पर सिर्फ आयु ही घर में बात करती है। अब आयु उन दोनों को देखकर कहती है, अपने बैग्स लेकर बाहर चलिए, मैं आती हूँ। तो वह दोनों चुपचाप अपना सर झुकाकर अपने रूम में बैग्स लेने चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अविका जी आयु से कहती हैं, बेटा शांत हो जाओ। तो आयु कहती है, नहीं मामा, मैं शांत नहीं रहूंगी।
पर हाँ, मैं अपने तरीके से उनको सबक जरूर सिखाऊंगी, वह भी ग्रुप के हाथों से। और डोंट वरी, मैं किसी से झगड़ा नहीं करने जा रही हूँ। तो अविका जी कहती हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जाकर किसी से झगड़ा करो या मर जाओ, बस आपकी हेल्थ की चिंता रहती है। आप जानती हो ना आपके एंगर इश्यूज। तो आयु कहती है, मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो अविका जी कुछ नहीं कहती। अब ध्रुव और ध्रुविका भी नीचे आ गए थे और आयु के पीछे बाहर जाने लगे। फिर वह तीनों कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अनिका जी अविका जी से कहती हैं, आयु की ज्यादा चिंता मत करो। अभी वो इतनी छोटी चीजों पर अपना कंट्रोल नहीं खोएगी और अपने चीजों को अच्छे से हैंडल करेगी। अब थोड़ी देर बाद आयु, ध्रुव और ध्रुविका कॉलेज पहुंच जाते हैं और वे अभी अपने प्राइवेट पार्किंग में थे। अब वह तीनों उतर जाते हैं। ध्रुव और ध्रुविका आयु से बाय कहकर जाने वाले थे, पर आयु उन्हें रोकते हुए कहती है, अपने आप को किसी के सामने झुकने मत देना। अपने लिए स्टैंड लेना। आगे की जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको फेस करने के लिए तैयार रहना। यही एक कॉन्फिडेंट और लीडर इंसान की क्वालिटी होती है। तो वह दोनों अपना सर हिलाकर वहां से चले जाते हैं। आयु भी अपनी ऑफिस की तरफ चली जाती है, जो उसी ब्लॉक में है। यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जो कई एकड़ में फैली हुई थी और हर एक डिपार्टमेंट का अपना ब्लॉक था। और इस यूनिवर्सिटी की एक खूबसूरती थी कि यहाँ ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होती, क्योंकि इतने पेड़ हैं और ऐसी ऐसी सीनरी है कि स्टूडेंट्स अक्सर एंजॉय करने और रिलैक्स होने के लिए जाते रहते हैं। यहाँ 1 महीने बाद एक स्पोर्ट्स मीट होने वाला है, जहाँ जो लोग इंटरेस्टेड हैं वे पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी पसंद की स्पोर्ट्स खेलेंगे। और उसके तुरंत बाद वहां एक म्यूजिक और डांस कंपटीशन भी होने वाला है, जिसमें सभी डिपार्टमेंट के लोग पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म भर चुके हैं। आयु ने एक ऐसा रूल बनाया है कि यहाँ कभी पैसों से एडमिशन नहीं दिया जाएगा। अगर वह इंडिया के प्रेसिडेंट का ही बच्चा क्यों न हो, उनको टैलेंट के बेसिस पर ही एडमिशन मिलेगा। और हर डिपार्टमेंट में रोज 6 क्लासेस होते हैं और एक क्लास स्पोर्ट्स क्लास होती है, जहां हर स्टूडेंट को अपनी पसंद की स्पोर्ट्स खेलनी पड़ती है। क्योंकि उसका मानना है कि अगर बॉडी एक्टिव रहेगी और रोज फिजिकल एक्टिविटी होगी तो इंसान का दिमाग बहुत अच्छी तरह से काम करता है। इसीलिए उसने ऐसा रूल बनाया और सच में यहाँ के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं और उन्हें रोज क्लास अटेंड करने में खुशी भी होती है। बहुत कम लोग इमरजेंसी में ही एब्सेंट होते हैं। रीडर्स, मेरी व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कीजिए, मैं वहां अपने दूसरे नॉवेल्स का भी रोज अपडेट देती हूँ। तीनों फैमिलीज का इंडिया आना। कल के कमेंट्स में किरण जी अपने मुझसे पूछा था कि आयरा के ननिहाल और ध्रुव और ध्रुविका के ददिहाल वालों को उनके बारे में नहीं पता चला क्या, तो जवाब यह है कि नहीं, क्योंकि प्रवीण जी और आयु लो प्रोफाइल रहते हैं। सब लोग आयु को प्रेसिडेंट एक ही तरह ही जानते हैं। वही प्रवीण जी के घर वालों को जब उनकी ही नहीं पड़ी तो प्रवीण जी क्यों उनके पास जाएंगे, या जब वो लोग आएंगे तो वो उन्हें अपनी जिंदगी में आने देंगे। उनके लिए अभी अपनी फैमिली यानी कि अनिका जी, ध्रुव, ध्रुविका, आयु और अविका जी ही इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू फॉर कमेंट। अब तक आपने पढ़ा कि 1 महीना बीत जाता है और 1 महीने में आयु एक्स स्क्वायर के साथ बॉन्डिंग बढ़ गई थी। वहीं जब उसने ग्रुप को पूछा कि तुम फुटबॉल मैच में क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, तो वह सीनियर्स के बारे में बताते हैं। तो उसको हल्का हल्का गुस्सा आने लगता है, जिसे देखकर अविका जी परेशान हो जाती हैं। अब आगे। अभी आयु अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी। तभी बाहर कोई दस्तक देता है, तो आयु अंदर आने को कहती है। उसकी पर्सनल सेक्रेटरी
जो यूनिवर्सिटी के सभी काम संभालती है और जिसका नाम मैथिली है, वह अंदर आती है। आयु के सामने सर झुकाकर कहती है, मैम, जैसा आपने कहा था वैसे ही मीटिंग अरेंज हो चुकी है और सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। तो आयु कहती है, 1 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर वह अपना लैपटॉप बंद करती है और मीटिंग रूम की तरफ चल देती है। उसके पीछे मैथिली भी जा रही थी। मीटिंग हॉल में सभी डिपार्टमेंट के हेड्स, भारत मीट के ऑर्गेनाइजर्स, साथ में ट्रेनर्स, सब लोग मौजूद थे। जब सब लोग आयु को आते देखते हैं तो खड़े होकर उसे ग्रीट करते हैं। आयु अपना सर हिला देती है और सबको बैठने को कहती है। सभी लोग बैठ जाते हैं। अब आयु सबकी तरफ देखकर कहती है, कुछ दिन बाद होने वाली स्पोर्ट्स मीट और म्यूजिक डांस कंपटीशन के लिए इस बार हम कुछ अलग करने वाले हैं। इस बार भारत खेलने के लिए हर किसी को सिलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना होगा। जो उस पार्टिकुलर इवेंट में सिलेक्ट होगा वही स्पोर्ट्स मीट पर खेलेगा। तो सब लोग एक दूसरे को देखते हुए कुछ बातें करने लगते हैं, फिर सब लोग अपना सर हिला देते हैं। अब आयु थोड़ी सख्त आवाज में कहती है, मैंने सुना है हमारे कॉलेज में स्टेटस के बारे में बात की जाती है। क्या यह सच है? तो एक प्रोफेसर डरते हुए कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और स्टूडेंट्स को भी हम यही सिखाते हैं। इस कॉलेज में तो वैसे भी किसी को आना है तो सिलेक्शन में पास होकर ही आना पड़ेगा, जो बहुत ही टफ होता है। हर स्टूडेंट में कोई न कोई टैलेंट है, इसीलिए उनका एडमिशन मिला है। शायद आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आयु कहती है, हमेशा आंखों के आगे होने वाला सच ही सच नहीं होता। सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए मेरे नजरों के सामने वह चीज आने दो। इतना कहकर वह मैथिली की तरफ देखती है। मैथिली सर हिलाती है और सबके सामने प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चलाती है जिसमें कुछ स्टूडेंट्स मिलकर कुछ स्टूडेंट्स को बुली कर रहे थे। ऐसे 2-3 और सिचुएशंस भी दिखाए जाते हैं। यह सब कॉलेज के बैक साइड में हो रहा था, जहां स्टूडेंट्स को लगता था कि कोई कैमरा नहीं है, इसलिए वे नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन यूनिवर्सिटी में हर एक पेड़ पर कैमरा मौजूद है, जो ध्यान से देखने पर ही दिखाई देते हैं। आयु ने बहुत चालाकी से सभी पेड़ों पर छोटे छोटे कैमरे लगवाए थे, जो पूरी यूनिवर्सिटी के हर कोने पर नजर रखते हैं। यह वीडियो देखकर सबके पसीने छूटने लगे और उनका सर आयु के सामने झुक गया, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड का, क्योंकि वे स्टूडेंट्स उसके ही स्टूडेंट्स थे। अब वह खड़े होकर आयु के सामने अपने सर झुकाकर कहता है, सॉरी बॉस, यह मेरे स्टूडेंट्स हैं। मैं इन्हें अच्छे से सिखा नहीं पाया और मेरे पीछे यह सब हो रहा था। मैं इसके लिए आपसे सिंसियरली अपॉलजाइज करता हूं और मैं सुनिश्चित करूंगा कि यह लोग अब इस यूनिवर्सिटी में न रहें ताकि कोई और यह मिस्टेक न दोहराए। तो आयु कहती है, इट्स ओके मिस्टर वर्मा। जरूरी नहीं कि जो हम सिखाते हैं वह हर कोई सीख ही जाए। सिखाने वाले ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते हैं और इग्नोर करने वाले पीछे की तरफ धकेल दिए जाते हैं। उनको सजा मिलेगी और वह सजा मैं खुद दूंगी, वह भी कल के सिलेक्शंस में। और उन्हें यहां से रस्टिकेट किया जाएगा, साथ ही किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन नहीं मिलेगा, चाहे वे कितने भी अमीर परिवार से क्यों न हो। सब लोग सर हिला देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि आयु के लिए डिसिप्लिन कितना मायने रखता है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया से एक प्राइवेट जेट लैंड होती है। उसमें से हमारे तीनों परिवार बाहर आते हैं। उनके साथ आर्यमन जीवित भी थे, जो अभी व्हीलचेयर पर बैठे हुए थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं,
पर वे पलके झपकाने के अलावा कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। वे सब एयरपोर्ट से बाहर आने ही वाले होते हैं कि हेड गार्ड आगे आकर कहता है, बाहर बहुत मीडिया खड़ी है और आपके लिए मुश्किल होगी, इसलिए हमने बैकसाइड से जाने का इंतजाम किया है। एकांश कहता है, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन उनकी हमारे यहां आने की इंफॉर्मेशन किसने दी? हेड गार्ड कहता है, हम तुरंत पता लगाकर आपको इन्फॉर्म करेंगे, बस अभी आप इस तरफ से चलिए। वे सब उसके पीछे चल देते हैं। बाहर आकर गाड़ियों में बैठ जाते हैं। उनके आगे पीछे बहुत सी गाड़ियां थीं। फिर वे वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद वे लोग उसी लग्जूरियस सोसाइटी में पहुंचते हैं जो आयु की है। आयु ने अपने जन्नत पैलेस के अलावा 4 और पैलेस भी बनाए थे। कुछ दिन पहले एकांश, अथर्व और अभय ने रियल एस्टेट की मदद से आयु से वे पैलेस खरीद लिए थे। आयु को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह वैसे भी वह पैलेस इसलिए बनवाए थे कि कोई खरीद ले। उसे प्रॉफिट ही हुआ क्योंकि पैलेस बनवाने के वक्त का रेट अलग था और अभी का रेट बहुत बढ़ चुका था। पहले यहाँ प्रताप, मल्होत्रा और ठाकुर परिवार रहा करते थे, पर जब वे ऑस्ट्रेलिया चले गए तो उन्होंने अपने घर बेच दिए थे। अब जब वे लौटे तो उन पैलेस को खरीद लिया। यह बात आयु को नहीं पता थी कि उसके 3 पैलेस किसने खरीदे हैं। अर्पित सब संभाल रहा था, वह तो बस पेपर पर साइन करती है। वे तीनों फैमिलीज अपने अपने घर चली जाती हैं। उन्हें वह पैलेस बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। सभी पैलेस जन्नत पैलेस जैसे ही दिखते थे, सिर्फ रंग अलग था। जन्नत पैलेस पूरा गोल्डन और विंटेज थी, तो बाकी 4 पैलेस एक सफेद, एक रॉयल रेड, एक वाइट एंड गोल्डन मिक्स। दीवारों पर भी बहुत अलग डिजाइन किए गए थे। पैलेस के बीच काफी दूरी थी, लगभग 2 से 2 किलोमीटर का, इसलिए इसे मुंबई की सबसे बड़ी सोसाइटी कहा जाता है। सब जानते हैं कि यह पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ प्रेसिडेंट की है। एकांश, अभय और अथर्व ने यह इसलिए खरीदे थे क्योंकि 1 महीने पहले जब वे यहाँ घर देख रहे थे तब उनकी मुलाकात आयु से हुई थी और वे जानते थे कि यह पैलेस आयु की ही हैं। इसलिए उन्होंने इन्हें खरीद लिया। बाकी परिवार वालों को यह बात नहीं पता थी। आर्यमन जी को हॉस्पिटल में एडमिट होना। पिछले चैप्टर में मैं यह बताना भूल गई हूँ कि अगर किसी को भी मिस्टेरियस क्वीन रीबोर्न ऑडियो बुक सुनना मुश्किल लग रहा है तो अब उसे नोबेल बिट्स पर पढ़ सकते हैं। लिंक https://apps.novelbeat.com/CQNN9IO3RYB। अब तक आपने पढ़ा कि आयु कॉलेज में सभी डिपार्टमेंट के हेड्स और स्पोर्ट्स मीट ऑर्गेनाइजर्स के साथ एक मीटिंग रखती है। फिर उनको इस बार के चेंजेज के बारे में बताती है। वहीं दूसरी तरफ तीनों फैमिलीज इंडिया आ चुकी थीं और वो लोग आयु की सोसाइटी में ही शिफ्ट हुए। अब आगे। अब ऐसे ही शाम हो जाता है। अभी आयु अपने ऑफिस में एक मीटिंग अटेंड कर रही थी। कुछ वक्त बाद मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तो वह वहां से घर के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ तीनों फैमिलीज भी अच्छे से अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गई थीं। ठाकुर परिवार भी अपने पैलेस में अच्छे से एडजस्ट हो गया था। वहां सब लोग थे सिवाय तृप्ति के, क्योंकि उसका ट्रिप अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका ट्रिप पूरे 6 महीने का था और अभी उसके आने में 1 मंथ ही बचा था। और वह कभी परिवार को कॉल करती थी, ज्यादातर तो नहीं करती थी। सिर्फ कृतिका जी ही उसकी चिंता में रहती थीं, पर कभी कभी वह उनके कॉल को भी इग्नोर करती थी। वहीं मल्होत्रा परिवार अच्छे से शिफ्ट होने के बाद आर्यमन जी को लेकर आयु के मार्स हॉस्पिटल चले जाते हैं। फिर आर्यमन जी को वहां एडमिट किया जाता है। उनकी सर्जरी में अभी 6 दिन और बाकी थे।
उधर आयु कुछ देर में घर पहुंच जाती है और गाड़ी से बाहर आती है। तो उसका हेड गार्ड आकर कहता है कि अभी आज सुबह ही जो 3 फैमिलीज आपने यहाँ का पैलेस खरीदा है वह लोग शिफ्ट हो गए। तो आयु कुछ नहीं कहती और घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर इस वक्त अविका जी सोफे पर बैठी हुई थीं और ध्रुविका उनके नीचे बैठकर उनसे बालों में तेल लगवा रही थी। वहीं ध्रुव अनिका जी से कुछ बात कर रहा था, पर जब उसकी नजर आयु पर पड़ती है तो वह जल्दी से उसके पास आकर कहता है, दी क्या सुबह जो हुआ उसके पीछे आप हैं? तो आयु कुछ नहीं कहती, बस उसको एक नजर देखकर कहती है, हाँ, मैंने यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे कॉलेज को एक अच्छी सीख देने के लिए किया है। तो ग्रुप के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। ध्रुव पीछे से उसके गले लगकर कहता है, थैंक यू सो मच दी। मैं भी नहीं चाहता कि हमारे कॉलेज को, जिसे आप मां सरस्वती मानते हैं, वहां कुछ भी बुरा हो। तो आयु कहती है, तो वहां अच्छे से पढ़ाई करो और अपने ड्रीम्स पूरी करो। किसी के आगे मत झुको, ठीक है? तो ध्रुव अपना सर हिला देता है। अब आयु उसके गाल पर हाथ रखकर कहती है, जो मेरे भाई बहनों को परेशान करेगा मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। वैसे उन लोगों ने बहुत कुछ किया है तुम्हारे साथ, तो उनको मिलकर ही रहेगा। ध्रुव फिर से सहमति में सिर हिलाता है। अब आयु हल्की मुस्कान देकर ऊपर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं ध्रुव फिर से अनिका जी के पास आकर उनकी गोद में अपना सर रखकर बैठ जाता है। तो अनिका जी मुस्कुराते हुए उसका सिर सहलाकर कहती हैं, तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुम्हें आयु जैसी दीदी मिली है। तो ध्रुव और ध्रुविका सहमति में सिर हिलाते हुए कहते हैं, आप सच कह रही हो माँ। दीदी हमारे लिए सब कुछ हैं और हम बहुत लकी हैं। तो पीछे से अविका जी कहती हैं, और तुम दोनों जैसे क्यूट और इनोसेंट भाई बहनों को पाकर आयु भी बहुत लकी है। तो उन दोनों के साथ साथ अनिका जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि अविका जी हमेशा ऐसे ही करती हैं। भले ही आयु ने कितना भी किया हो पर वह तीनों को इक्वल ही रखना चाहती हैं और उनको यह बिल्कुल भी महसूस नहीं होने देती कि वह आयु के सौतेले भाई बहन हैं, क्योंकि परिवार के बीच ऐसा नहीं होता। अब आयु फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। अब ध्रुविका वहां से उठ चुकी थी, तो आयु जाकर वहां बैठते हुए कहती है, मामा मेरे बालों में भी तेल लगा दो, मेरा सर थोड़ा दुख रहा है। तो अविका जी उसके बालों में तेल लगाते हुए हल्का हल्का मसाज करने लगती हैं, जिससे आयु को काफी आराम मिलता है। फिर वह ऐसे ही उनकी गोद में सो जाती है, जिसे देखकर अविका जी आयु के सिर को चूमते हुए कहती हैं, मेरी बच्ची रोज बहुत मेहनत करती है, काश यह भी बाकी बच्चों की तरह रहे। तो अनिका जी कहती हैं, मैं भी यही चाहती हूँ अविका, पर शायद ऐसा नहीं होगा। तो अविका जी भी हल्की निराशा से सिर हिला देती हैं। कुछ देर बाद प्रवीण जी भी अंदर आ जाते हैं। तब तक अविका जी और अनिका जी ने आयु को अच्छे से सोफे पर सुला दिया था। वहीं ग्रुप और ध्रुविका अपना असाइनमेंट पूरा करने ऊपर गए हुए थे। अनिका जी प्रवीण जी को देखकर कहती हैं, आप आ गए, आप भी फ्रेश होकर आ जाइए, फिर सब मिलकर डिनर करेंगे। तो प्रवीण जी सिर हिलाते हैं। फिर आयु को देखकर उसके पास आकर उसका सिर सहलाते हुए माथा चूम लेते हैं। फिर ऊपर चले जाते हैं। प्रवीण जी सच कहें तो ध्रुव और ध्रुविका से भी ज्यादा आयु से प्यार करते हैं, क्योंकि वो उन्हें एक नई जिंदगी देने वाली एंजेल है। कुछ समय बाद सब लोग मिलकर डिनर करते हैं। अब आयु भी उठ चुकी थी।
डिनर के बाद वह और प्रवीण जी नाइट वॉक के लिए गार्डन में चले जाते हैं और बातें करते हुए वॉक करने लगते हैं। फिर दोनों अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह प्रताप मेशन। इस वक्त सब लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहीं यश आज बहुत खुश लग रहा था। तभी बाहर से अभी भी घर के अंदर आ जाता है और वह भी खुश लग रहा था। अब वह आकर यश के बगल में बैठ जाता है तो निहारिका जी उसको भी एक प्लेट लगा देती हैं। वह भी खाने लगता है। तभी उन दोनों को देखकर ईशान पूछता है, आप दोनों इतना खुश क्यों लग रहे हो और कहाँ जा रहे हो क्या? तो यश और अभी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं। फिर यश कहता है, हम यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। तो सब अपना खाना छोड़कर उन दोनों को कंफ्यूजन से देखते हैं। निहारिका जी पूछती हैं, पर अब तक तुम दोनों का एडमिशन नहीं हुआ है ना? वैसे आज तुम्हारे पापा और संजय जी जा रहे थे तुम्हारे एडमिशन के लिए। तो अभी कहता है, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है निहारिका माँ। एडमिशन? अब तक आपने पढ़ा कि अविका जी आयु को बालों में तेल लगाकर मसाज करती है। वहीं दूसरी तरफ आर्यमन जी को अस्पताल में एडमिट किया जाता है और उनकी सर्जरी के अभी 6 दिन बाकी थे। वहीं यश और अभी किसी चीज के लिए बहुत खुश थे तो सब लोग उन दोनों से उस चीज के बारे में पूछने लगे। अब आगे। अब निहारिका जी कंफ्यूजन से पूछती हैं, मतलब? तो अभी और यश एक साथ कहते हैं, हमें स्पेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है। सब लोग उन दोनों को हैरानी से देखने लगे क्योंकि वह लोग भी अच्छे से जानते थे कि स्पेस यूनिवर्सिटी के कितने स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और उनका एडमिशन प्रोसेस कितना मुश्किल है। अब शौर्य जी पूछते हैं, यह आप दोनों ने हमें क्यों नहीं बताया और ऐसा कैसे किया? वहां एडमिशन मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए हम सोच रहे थे कि कुछ दूसरी यूनिवर्सिटी में आप दोनों का एडमिशन करवा दें। तो यश कहता है, जब हमें पता चला कि हम इंडिया आने वाले हैं तभी हमने ट्रांसफर स्टूडेंट के बेसिस पर उस यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्लियर किए और साथ में इंटरव्यू भी। फिर हम लोग सिलेक्ट हो गए। इतना कहकर वह दोनों बहुत प्राउड और गर्व से सबको देखने लगे। बाकी सबको भी उनके इस बात पर बहुत प्राउड महसूस हुआ और वह लोग भी मुस्कुरा दिए। वैसे यश और अभी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। वह एकांश और बाकी भाइयों के बदौलत पढ़ते थे, इसलिए वह जानते थे कि उनके लिए यह मुश्किल नहीं होगा। वहीं एकांश और ईशान भी अपने भाइयों के लिए खुश थे। वह दोनों भी उनको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। अब यश कहता है, आज ही हमारी ज्वाइनिंग है, इसीलिए हम बहुत खुश थे। और एक बात और, शायद आप लोग यह जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान दीजिए, वह यूनिवर्सिटी आयरा दीदी की है। और हमने सुना कि वह खुद वहां प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाती हैं। इसीलिए हम बहुत एक्साइटेड हैं। तो सब हैरान हो जाते हैं। वैसे वह लोग जानते थे कि वह यूनिवर्सिटी ग्लोबल गैलेक्सी एम्पायर की प्रेसिडेंट की है, मतलब आयु की। पर वह यह नहीं जानते थे कि वह वहां पढ़ाती भी हैं। इसीलिए वह हैरान हुए थे। एकांश को भी यह बात नहीं पता था कि अरण्य वहां खुद पढ़ाती है। वहीं निहारिका जी कहती हैं, वैसे मैंने प्रीक्षा दीदी और कृषिका दीदी से सुना कि वह लोग भी इस यूनिवर्सिटी में अपने इंटरव्यू देने वाले हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है। तो अमरनाथ जी कहते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात है। वह यूनिवर्सिटी अभी इंडिया के साथ साथ बाकी जगहों पर भी टॉप कर रही है। और ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना आप दोनों के लिए बहुत लकी चांस है। तो बहुत ध्यान से पढ़ना।
वैसे मैंने सुना है कि वहाँ रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वहाँ अच्छे से पढ़ना। तो वह दोनों अपना सर हिला देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जन्नत पैलेस में आयु आज ऑफिस नहीं जा रही थी, क्योंकि कल अविका जी ने उसकी पूजा के बारे में बताया था। इसीलिए वह नॉर्मल वे में ही नीचे आ जाती है। नीचे अविका जी आयु का इंतजार कर रही थीं। वह जब आयु को नीचे आते देखती हैं तो उसे अपने पास बुलाती हैं। आयु भी उनके सामने वाले सोफे पर जाकर बैठ जाती है। वहां अनिका जी और प्रवीण जी भी बैठे हुए थे। अभी ध्रुव और ध्रुविका अपने कमरे से बाहर नहीं आए थे। अविका जी आयु को देखकर कहती हैं, बच्चा, आज पूजा नहीं होगी। महागुरु आज नहीं आ रहे। वह 15 दिन बाद आएंगे। इसलिए हम पूजा भी 15 दिन बाद ही रखेंगे। तो आयु कहती है, कोई बात नहीं मामा, अगर आज नहीं है तो मैं ऊपर जाकर रेडी होती हूँ। इतना कहकर वह ऊपर जाने ही वाली थी कि अविका जी उसका हाथ पकड़कर रोक देती हैं और कहती हैं, चुपचाप यहीं बैठो। आज आप ऑफिस नहीं जाएंगे। आज आप और दीदी शॉपिंग पर जाएंगे और खूब एंजॉय करेंगे। अगर आपने मना किया तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वह अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेती हैं। तो आयु गहरी सांस लेकर कहती है, ठीक है, जैसा आपका है वैसे ही करेंगे। ठीक है। तो अविका जी खुश हो जाती हैं। तभी ध्रुव और ध्रुविका पीछे से कहते हैं, आप लोगों ने तो हम दोनों को भूल ही दिया। हम भी आएंगे आपके साथ। तो अविका जी कहती हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम सब साथ में जाएंगे। तभी प्रवीण जी कहते हैं, पर मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि आज बहुत जरूरी मीटिंग है। वैसे पूजा होती भी तो उसके बाद मैं चला जाता। इससे अच्छा है मैं आज ही खत्म कर लूं। तो वह लोग अपना सर हिला देते हैं। प्रवीण जी अपने कमरे में तैयार होने चले जाते हैं। बाकी लोग बैठकर बातें करने लगे। उन्होंने सोचा कि ब्रेकफास्ट करके प्रवीण जी के जाने के बाद जाएंगे। कुछ देर में वह लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद प्रवीण जी ऑफिस चले जाते हैं। फिर यह सब शॉपिंग और एंजॉय करने चले जाते हैं। वैसे तो यह लोग पहनने वाले सभी कपड़े अविका जी और अनिका जी ही डिजाइन करती हैं, पर कभी कभी यह लोग बाहर भी शॉपिंग करने चले जाते हैं ताकि उनका माइंड फ्रेश हो। वहीं दूसरी तरफ यश और अभी कॉलेज के लिए निकल गए थे। कुछ देर बाद वह कॉलेज के एंट्रेंस गेट के पास पहुंच गए। दोनों एक नजर गेट की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखकर कहते हैं, ऑसम। इतना कहकर वह गेट के पास जाते हैं। वहां का सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को देखकर पूछता है, आप लोग कौन हो और आपका आईडी कार्ड कहाँ है? तो यश एक पेपर दिखाते हुए कहता है, हम आज ही ज्वाइन होने वाले ट्रांसफर स्टूडेंट हैं। यह हमारे ट्रांसफर और एडमिशन पेपर्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड उनके पेपर्स देखकर कंप्यूटर में चेक करता है, फिर उन्हें लौटाते हुए कहता है, आप लोग अंदर जा सकते हैं और बिजनेस डिपार्टमेंट के लिए एस ब्लॉक में जाना होगा। तो वह दोनों सिर हिला देते हैं। जब वह अंदर जाते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहता। अंदर पूरी तरह हरियाली थी और नज़ारे बहुत ही फ्रेश व खूबसूरत दिख रहे थे। उन्हें वह यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आ गई। अब वह लोग आगे जाने लगे। बीच बीच में उन्हें गाइड करने के लिए पोस्ट लगे हुए थे, किस तरफ जाने से कौन सा ब्लॉक मिलेगा, कौन सी चीज कहाँ होगी, सब कुछ डिटेल में लिखा हुआ था। जैसे हाईवे में ग्रीन बोर्ड पर लिखा होता है वैसे। इस वजह से उन्हें एस ब्लॉक तक पहुंचने में न ज्यादा देर लगी न मुश्किल हुई। फिर वह दोनों प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। हर एक डिपार्टमेंट का अलग प्रिंसिपल होता है,
तो वह अपने डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल के ऑफिस गए। वह गेट नॉक करते हैं। अंदर से प्रिंसिपल कहते हैं, आइए। तो वह दोनों अंदर चले जाते हैं। यश उन्हें पेपर्स दिखाता है। प्रिंसिपल कुछ और फॉर्मेलिटी पूरी करवाते हुए कहते हैं, वेलकम टू द स्पेस यूनिवर्सिटी, वेयर यू कैन फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स एंड लर्न प्रैक्टिकल। दोनों कहते हैं, थैंक यू सर। अब प्रिंसिपल कहते हैं, आप लोग कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आईडी कार्ड और कुछ और चीजों के बिना आप क्लास में नहीं बैठ सकते। इसलिए आज आप सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके घर जा सकते हैं। फिर कल से अपने आईडी कार्ड और बाकी प्रोसेस के साथ कॉलेज में आना। तो वह दोनों सिर हिला देते हैं। फिर प्रिंसिपल ने एक स्टाफ को बुलाकर कहा कि वह बाकी फॉर्मेलिटी पूरी करवाएं। स्टाफ उन्हें लेकर बाहर चला जाता है। फिर वह दोनों अपनी सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने लगते हैं। मेरे प्यारे रीडर्स, मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। शॉपिंग। अब तक आपने पढ़ा कि पूजा कैंसिल होती है, जिसकी वजह से सब शॉपिंग के लिए कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ यश और अभी स्पेस यूनिवर्सिटी में हैंडल करते हैं और उनका एडमिशन वहां हो जाता है और कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करने लगते हैं। अब आगे। अभी AEA कॉरपोरेशन में पूरी तरह से हलचल मची हुई थी, क्योंकि उनका बॉस आज से उनके पास ही रहने वाला है। अभी तक एकांश, अभय और अर्श भी नहीं पहुंचे थे। वहीं सब लोग अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करने लगे ताकि किसी गलती की वजह से उनको डांटना न पड़े, क्योंकि उन लोगों ने सुना था कि उनका बॉस बहुत ही गुस्सैल है। आज तक एकांश इंडिया के ब्रांच पर नहीं आया था। वहां के ब्रांच पर कभी कभी अभय और अर्श आ जाते थे। तभी सब लोग नीचे अपने बॉस के स्वागत के लिए आ गए थे। वहीं एकांश की गाड़ी बाहर रुक जाती है। सिक्योरिटी गार्ड जाकर गाड़ी का गेट खोलता है। एकांश स्टाइल से बाहर आता है। उसके पीछे अर्श और अभय भी बाहर आते हैं। वहां के हेड मैनेजर जाकर एकांश, अभय और अर्श को बुके प्रेजेंट करता है और वेलकम सर कहता है। पर वह तीनों कुछ नहीं कहते, अपने अपने बुके गार्ड्स को देते हुए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। सब लोग सर झुकाकर पीछे होने लगते हैं। लड़के तो उनके हैंडसम लुक्स देखकर हल्के हल्के शर्मा रहे थे, पर लड़कियां तो उन तीनों पर पूरी तरह लट्टू हो चुकी थीं, जैसे हमेशा होता है। अब वह तीनों अपने केबिन की तरफ चले जाते हैं और काम करने लगते हैं। द वीनस मॉल में। दूसरी तरफ द वीनस मॉल में इस समय आयु, अविका जी और रेखा जी साथ थे। ध्रुव और ध्रुविका भी आए हुए थे और अपनी अपनी शॉपिंग कर रहे थे। आयु तो बस ऑफर में बैठकर अविका जी की सिलेक्ट की हुई ड्रेसेस को सिलेक्ट कर रही थी और सब लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। उसी मॉल में प्रीक्षा जी, निहारिका जी, कृषिका जी और साथ में प्रवालिका जी भी आए हुए थे। वह लोग भी कुछ शॉपिंग कर रहे थे। सब अलग अलग फ्लोर पर थे। कुछ देर बाद ध्रुविका और ध्रुव शॉपिंग से थक गए तो आयु के पास आकर बोले, दी, हमें भूख लगी है, कुछ खाते हैं ना? मामा और अवी मासी तो अभी शॉपिंग करेंगे। तो आयु कहती है, थोड़ी देर रुक जाइए, फिर सब लोग साथ में चलेंगे। पर ध्रुव अविका और अनिका जी को देखकर कहता है, उन्हें देखकर तो नहीं लग रहा कि वो जल्दी आएंगे। प्लीज ना दीदी, प्लीज। इतना कहकर दोनों रिक्वेस्ट करने लगते हैं। आयु गहरी सांस लेकर हाँ कहती है। फिर अविका जी के पास जाकर कहती है, मामा, इन लोगों को भूख लगी है, मैं इन्हें खाने ले जा रही हूं। आप लोग शॉपिंग खत्म होने के बाद फूड कोर्ट आ जाइए। फिर आयु उन दोनों के साथ चली जाती है। सब फूड कोर्ट पर आ जाते हैं,
जहां उसी समय कृषिका जी, निहारिका जी, प्रीक्षा जी और प्रवालिका जी भी थीं। आयु को एक कॉल आती है तो वह दोनों बच्चों को वहीं बैठकर ऑर्डर करने को कहती है और खुद थोड़ा दूर जाकर कॉल रिसीव करती है। उसी समय निहारिका जी की नजर आयु पर पड़ती है। वह हैरान होकर बाकी लोगों से कहती हैं, वो देखो, वो आयरा है ना। बाकियों की नजर भी आयु पर पड़ती है और वह लोग खुश हो जाते हैं। वे चारों आयु के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। प्रवालिका जी उसके कंधे पर हाथ रखती हैं। आयु पीछे मुड़कर देखती है और वह भी हैरान और खुश हो जाती है। कॉल कुछ देर बाद खत्म करके वह उनकी तरफ देखकर कहती है, आंटी आप लोग यहाँ? तो प्रवालिका जी कहती हैं, हाँ बेटा, हम भी कल ही आए थे। अब हम यहीं रहेंगे। आयु मुस्कुराकर कहती है, अच्छी बात है आंटी, वैसे सब कुछ सेटिंग हो गया ना? कृषिका जी कहती हैं, हाँ बेटा, सब कुछ अच्छे से सेट हो गया है। हम बस शॉपिंग करने आए थे और यहाँ तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। आयु मुस्कुरा देती है। निहारिका जी पूछती हैं, तुम यहाँ शॉपिंग करने आई हो बेटा? आयु कहती है, जी रोज काम ही करती हूँ। फैमिली की आज की डिमांड शॉपिंग करना है तो मैं उन्हें लेकर आ गई। वे चारों मुस्कुरा देते हैं। फिर प्रीक्षा जी पूछती हैं, तुम किसके साथ आई हो बेटा? तुम्हारी मामा भी यहीं हैं। आयु कहती है, जी वो यहीं हैं, पर शॉपिंग कर रहे हैं। मेरे भाई और बहन को भूख लगी थी तो मैं फूड कोर्ट पर आ गई। तभी उसे ग्रुप से कॉल आती है। वह एक्सक्यूज मी कहकर कॉल उठा लेती है। ध्रुव बोलता है, दी आप कहाँ हो? खाना ठंडा हो रहा है। आयु कहती है, मैं अभी आ रही हूँ। कॉल काटकर वह चारों की तरफ मुड़ती है। सॉरी आंटी, अब मुझे जाना पड़ेगा। मैं आपसे कभी और मिलूंगी। प्रवालिका जी कहती हैं, इट्स ओके बेटा, पर हाँ आपको हमें मिलने के लिए हमारे घर आना पड़ेगा। आयु मुस्कुराकर कहती है, ठीक है आंटी, टाइम मिलने पर जरूर आऊंगी। निहारिका जी कहती हैं, हाँ पूरी फैमिली के साथ। आयु हंसकर हाँ कहती है। जब आयु जाने लगती है तो कृषिका जी रोकते हुए कहती हैं, बेटा अपना नंबर देकर जाइए ताकि हम आपसे बात कर सकें। आयु अपना नंबर देकर चली जाती है। आयु के जाते ही निहारिका जी कहती हैं, कितनी अच्छी बच्ची है। मैं बहुत खुश हूं कि वो हमारी बहू बनेगी। सब मुस्कुरा देते हैं। प्रीक्षा जी कहती हैं, हाँ पता नहीं क्यों, जब भी उसे मिलते हैं एक अलग सा अपनापन महसूस होता है। बाकी तीनों भी हाँ में सर हिला देते हैं। फिर वो लोग भी अपना शॉपिंग कंटिन्यू करने लगते हैं। फूड कोर्ट में इस वक्त ध्रुव और द्रव्य का आयु का इंतजार कर रहे थे। फिर आयु के आने के बाद वह तीनों अपना खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद मोनिका जी और अविका जी भी उनके पास आ जाते हैं और वह लोग भी थोड़ा थोड़ा खाना खाने लगते हैं। ध्रुव का यश और अभी से मुलाकात। अब तक आपने पढ़ा आयु और बाकी लोग शॉपिंग पर चलते हैं। वहां पर निहारिका जी, कृषिका जी, प्रवालिका जी और प्रीशा जी भी शॉपिंग करने गए थे। तब उनकी और आयु की मुलाकात होती है। अब आगे खाना खाने के बाद सब अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं प्रवालिका जी और बाकी अभी भी शॉपिंग कर रहे थे। अब ऐसे ही यह दिन भी बीत जाता है। इस बीच आयु और एक्स स्क्वायर के बीच कुछ बात नहीं हुआ क्योंकि वे लोग अभी इंडिया आने की वजह से बिजी थे।
वहीं आयु भी अपनी कुछ जरूरी मीटिंग में थी, जिस वजह से उनका कुछ बात नहीं हो पाया। एकांश सोचता है कि वह एक मैसेज करे, पर क्या करे यह उसे समझ में नहीं आता, इसलिए वह छोड़ देता है। अब आगे। अगले दिन सुबह आयु ब्रेकफास्ट करके ध्रुव और ध्रुविका के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। फिर वह वहां एस यूजुअल अपने प्राइवेट पार्किंग में कार पार्क करती है। फिर आयु अपने ऑफिस और ग्रुप की तरफ और ध्रुविका अपने डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। वहीं यश और अभी भी कॉलेज पहुंच चुके थे और वे लोग भी अपने डिपार्टमेंट की तरफ चले गए। यश और अभी जब क्लास में एंटर होते हैं तो सब लोग इन दोनों नए चेहरों को देखकर हैरान रह जाते हैं और उनकी तरफ ही देख रहे थे। साथ में लड़कियां इनकी हैंडसमनेस देखकर उन पर फिदा हो गई थीं। वहीं यश और अभी इन सबको इग्नोर करके थर्ड रो पर बैठ जाते हैं, क्योंकि पूरा क्लास भर चुका था सिवाय उसी बेंच के। उन दोनों को वहां बैठता देख सब हैरान थे, पर कोई कुछ नहीं कहता। अब वे दोनों पूरे क्लास को देखने लगे, उसके बाद एक दूसरे से बात करने लगे। 10 मिनट बाद क्लास में ध्रुव की एंट्री होती है। लड़कियां ग्रुप की हैंडसमनेस देखकर तो पागल थीं, पर वे उनसे ज्यादा बात नहीं करतीं, क्योंकि उनको लगता है कि ध्रुव एक नॉर्मल गरीब परिवार से आने वाला लड़का है। वैसे क्लास में रिच, पुअर और मिडिल क्लास सभी थे, पर वह लोग ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आना चाहते थे, इस वजह से वे चुप ही रहते। पर ध्रुव ऐसा नहीं था। वह किसी से ज्यादा बात नहीं करता था और किसी का अटेंशन पाने की कोशिश भी नहीं करता था। वह ज्यादा बोलता मिलता भी नहीं था। उसका सिर्फ क्लास में एक ही दोस्त था और वह अभी तक क्लास में नहीं आया था। अब ध्रुव आकर थर्ड रो पर देखता है तो वहां यश और अभी बैठे हुए थे, पर वह कुछ नहीं कहता और दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। उसके आने के 2 मिनट बाद ही उसका दोस्त कृष अंदर आ जाता है और सीधे जाकर ग्रुप के पास बैठ जाता है। वह ध्रुव के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहता है, यार बच गया, वरना फर्स्ट क्लास मिस हो जाता, जिससे मेरे क्रेडिट गिर जाते। यह कहते वक्त वह हांफ रहा था, क्योंकि वह तेज दौड़ते हुए आया था और उसकी सांस फूल रही थी। तो ध्रुव अपने बैग से बोतल निकालकर उसे देते हुए कहता है, ले पी, थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता, रोज ऐसे ही करते हो। तो कृष दांत दिखा देता है, फिर बोतल लेकर पानी पीने लगता है। वहीं यश और अभी भी उन दोनों को ही देख रहे थे। जब कृष थोड़ा शांत होता है तो उसकी नजर यश और अभी पर पड़ती है। वह उनको देखकर कंफ्यूज होकर पूछता है, आप लोग इस क्लास में? तो वह दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर यश कृष से कहता है, हम यहाँ न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हैं और कल ही हमारा एडमिशन हुआ है। तो कृष कहता है, देन वेलकम टू आवर क्लास, आज से हम फ्रेंड्स हैं। यह कहते वक्त वह अपना हाथ आगे करता है। यश हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ मिला लेता है। अब कृष कहता है, आई एम कृष। फिर अभी से हाथ मिलाता है और कहता है, आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब वह ग्रुप की तरफ इशारा करते हुए कहता है, यह ध्रुव क्लास का टॉपर। तो ध्रुव भी यश की तरफ हाथ बढ़ाता है। यश भी उससे हाथ मिलाकर कहता है, नाइस टू मीट यू। फिर अभी भी उससे हाथ मिला लेता है। अब चारों एक दूसरे से अच्छे से बात करने लगते हैं। 5 मिनट बाद क्लास में प्रोफेसर आती हैं। यह है प्रोफेसर प्रीत। यह काफी अच्छी स्वभाव की औरत हैं। वैसे इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेशनल लोगों को ही सिलेक्ट किया जाता है और उनकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ उनका पर्सनल बिहेवियर भी देखा जाता है। इसीलिए यहाँ जो भी पढ़ते हैं वे बहुत अच्छे और शरीफ लोग होते हैं और अपने स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन में रखने की कोशिश करते हैं। अब प्रोफेसर प्रीत सबको देखकर कहती हैं, आज आपकी क्लास में 2 नए लोग जुड़ गए हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। यह कहकर वह यश और अभी की तरफ देखकर कहती हैं,
प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स, जेंटलमैन। पहले यश खड़े होकर अपने बारे में बताता है, फिर अभी भी। वे दोनों अपने सरनेम के बारे में नहीं बताते और बैठ जाते हैं। अब प्रोफेसर प्रीत सबकी तरफ देखकर कहती हैं, यह दोनों ऑस्ट्रेलिया से आए हैं और आपके साथ ही पढ़ाई करेंगे। आई होप आप सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। इतना कहकर वह अपना क्लास स्टार्ट कर देती हैं। फिर सब लोग ध्यान से क्लास सुनने लगते हैं और नोट्स बनाने लगते हैं। कुछ देर बाद प्रोफेसर प्रीत का क्लास खत्म होता है, वह वहां से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद सब लोग एक दूसरे से बात करने लगते हैं, पर बहुत कम ही। क्लास में इतनी शांति देखकर यश और अभी को कुछ समझ में नहीं आता। तो उनके साइड से क्रिश कहता है, अभी हिटलर का क्लास है ना, इसलिए सब लोग चुप हो गए थे। हिटलर सुनकर उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। क्रिश कहता है, अरे मैं प्रेसिडेंट दी के बारे में बात कर रहा हूं। तो वह दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। क्रिश फिर कहता है, वैसे वह मेरी आइडल हैं, पर वह कोई हिटलर से कम नहीं है। सब लोग उनसे मिलने और उनसे पढ़ने के लिए यहाँ ज्वाइन होते हैं, पर ज्वाइन होने के बाद ही पता चलता है कि वह कितनी बड़ी खड़ूस हिटलर हैं। वैसे वह बहुत स्वीट सी, क्यूट सी, दिखने में अप्सरा से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मुझे उनकी हरी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं, पर हमेशा उनका गुस्सा नाक पर रहता है। इतनी छोटी उम्र में, मतलब हम उम्र में, उन्होंने इतना कुछ हासिल किया। एटीट्यूड तो बनता है, पर हमेशा हिटलरगिरी। थोड़ा सर दुखता है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि मैं अपनी आइडल को यह कह रहा हूं, पर क्या करूं। इतना कहकर वह सासा फेस बना देता है। वहीं कृष के मुंह से फिर से अपनी दी के लिए हिटलर सुनकर ध्रुव उसे घूरने लगता है, पर वह उसे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कृष को भी नहीं पता था कि आयु ध्रुव की बहन है। वहीं अभी और यश को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा था कि आयु कितनी स्वीट नेचर की लड़की है, पर कृष उसे हिटलर कह रहा था, यह बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। पर वह दोनों भी कुछ नहीं कहते। अब क्लास में एकदम शांति हो जाती है और बाहर से हिल्स की टकटक की आवाज आने लगती है, जिससे सब लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब क्लास में स्वाभाविक रूप से आयु अंदर आती है। उसके हाथ में एक लैपटॉप था। उसके आते ही सब लोग खड़े होकर सिर झुकाकर गुड मॉर्निंग कहते हैं। यश और अभी भी वैसा ही करते हैं। आयु पूरी क्लास को एक नजर देखती है। तभी उसकी नजर यश और अभी पर पड़ती है। वह थोड़ी हैरान होती है, पर चेहरे पर नहीं आने देती। वह आगे स्टेज पर चढ़ते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। फिर वह प्रोजेक्टर से अपना लैपटॉप कनेक्ट करती है। वहीं यश और अभी आयु को देखकर मुस्कुरा रहे थे और यह बात आयु भी बखूबी महसूस कर रही थी, पर वह उनकी तरफ नहीं देखती। सिलेक्शन और एक पोज। अब तक आपने पढ़ा कि अगले दिन आयु ध्रुव और ध्रुविका के साथ कॉलेज चली जाती है। यश और अभी भी आ गए थे। क्लास में ध्रुव, यश और अभी का मुलाकात होता है। फिर प्रोफेसर पिताजी उनकी क्लास लेते हैं। उसके बाद आयु भी क्लास में आ जाती है। अब आगे आयु अपना लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट करते हुए सबको देखकर अपना क्लास स्टार्ट करती है। तो सब लोग मन लगाकर उसकी कही हुई बातें नोट करने लगते हैं और ध्यान से उसकी क्लास सुनने लगते हैं। अभी और यश भी उसका क्लास बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। उन दोनों ने आज तक इतना साफ सुथरा लेक्चर कभी नहीं सुना था। वह दोनों आयु के और भी ज्यादा फैन बन गए थे। फिर 15 मिनट बाद आयु अपना क्लास रोककर सबसे कहती है, आज के लिए इतना ही है। एंड आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट। आप लोग जानते हो कि कुछ दिनों बाद स्पोर्ट्स मीट और साथ में म्यूजिक और डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है। और मैं इस साल कुछ नया करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने डिस्ट्रक्शन प्रक्रिया को रखा है। जो लोग इसमें क्वालिफाई होंगे वही जाकर स्पोर्ट्स मीट में पार्टिसिपेट करेंगे।
और आज ही सभी पार्ट की सिलेक्शन होगी। तो सब लोग एक दूसरे के चेहरे को देखने लगे। वही ग्रुप समझ गया कि आयु ऐसी शर्त क्यों रखी है। वह अपने मन ही मन अपने दी की बहुत तारीफ कर रहा था। वही यश और अभी भी एक दूसरे को देखने लगे। हम दोनों को तो इस बात की खबर भी नहीं थी। अब उन दोनों ने सोच लिया था कि वह दोनों भी कुछ स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। अब आयु सबकी तरफ देखकर कहती है, सब लोग एक्टिविटी हॉल की तरफ आ जाइए। इतना कहकर वह अपना लैपटॉप लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एक्टिविटी हॉल, जो सबसे बड़ा एक्टिविटी सेंटर जैसा था, वहां लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसको लोग स्पोर्ट्स सेंटर भी बोलते हैं। वहां हर एक तरह के स्पोर्ट्स थे और उसके ब्लॉक के पीछे बहुत ही बड़ा क्रिकेट ग्राउंड और साथ में फुटबॉल ग्राउंड भी था। वहां इतना बड़ा स्पेस था कि लोग एक आगे से दूसरे आगे पर लोगों को नहीं पहचान सकते थे। अब वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था और पूरा ऑडिटोरियम भर गया था। बहुत से प्रोफेसर्स भी वहां थे जो हर एक डिपार्टमेंट से थे। आयु भी वहां मौजूद थी। उसके साथ मैथिली भी थी, जो उसके पीछे खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। अब जो स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे थे वह लोग आगे आते हैं। वहीं फुटबॉल ग्राउंड में भी जो लोग पार्टिसिपेट करना चाहते थे वह सब लोग मौजूद थे। उनमें से वह लोग भी थे जो ध्रुव को स्टैंडर्ड कहकर बुली करते थे। यश भी फुटबॉल ग्राउंड में ही मौजूद था क्योंकि वह भी फुटबॉल खेलना चाहता था। वही यश बास्केटबॉल कोर्ट पर था जो फुटबॉल कोर्ट के लेफ्ट साइड था। सबसे पहले क्रिकेट की सिलेक्शन होती है, जिसमें जो लोग क्वालिफाई होते हैं वह सिलेक्ट हो जाते हैं। अब बारी फुटबॉल की आती है तो वह लोग भी खेलने लगते हैं। उनको गोल करना होता है। जो ज्यादा गोल करेगा उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ध्रुव फुटबॉल बहुत ही अच्छे से खेलता था, साथ में यश भी। इसी वजह से उनके लिए यह आसान था। पर जो ग्रुप ध्रुव को स्टैंडर्ड कहकर बुली करता था, उनके बस 2 ही गोल हुए थे, जिससे वह चिढ़ गया था। वह जैसे भी करके जीतना चाहता था, इसलिए वह चीट करने की कोशिश करता है। पर यह बात आयु को पता चल जाती है क्योंकि वह अच्छे से ऑब्जर्व कर रही थी। वहीं वह चाहे चीट भी किया हो, पर ध्रुव अच्छे से संभालकर अपना गोल कर देता है, जिससे वह जीत जाता है। यश भी ज्यादा गोल किया था, जिससे वह भी जीत गया। अब उस लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह कुछ नहीं कर सकता। उसके गैंग वाले भी ध्रुव की तरफ गुस्से से देख रहे थे और वह लड़का आकाश मित्तल की तरफ निराशा से देख रहा था। यह आकाश मित्तल मुंबई के होम मिनिस्टर का बेटा था। पर आकाश बहुत अच्छे से पढ़ता था और साथ में वह अपने स्कूल में फुटबॉल चैंपियन भी था। इसी वजह से उसको यहाँ एडमिशन मिल गई थी। पर यहाँ आकर उसने दादागिरी करना शुरू कर दिया। यह थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का था। फिर इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद तो उसके पंख ही लग गए थे। उसके साथ उसके कुछ फ्रेंड्स भी यहाँ आ गए थे और 2 लोग यहीं परिचय हुए थे। फिर वह सब लोग गैंग बनाकर जो लोग गरीब परिवार या मिडिल क्लास से आते हैं उनको बुली करते हैं। पर यह सब चुपचाप बिना किसी को पता चले करते हैं क्योंकि यह एंटी रैगिंग कैंपस था। अगर किसी को पता चल गया तो उनका करियर खत्म। अब ऐसे ही करके बाकी स्पोर्ट्स का भी सिलेक्शन होता है और जो लोग क्वालिफाई होते हैं वह लोग खुश हो जाते हैं। वहीं जो नहीं क्वालिफाई होते हैं वह निराश होकर साइड में चले जाते हैं। अब ऐसे ही 5 घंटे बीत जाते हैं। अब आयु एक माइक लेकर सबसे कहती है, साइलेंस एवरीवन। तो सब लोग चुप हो गए और उसकी तरफ देखने लगे। वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी और साथ में डर भी। अब आयु सबको देखकर कहती है, जो लोग अभी क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए कंग्रेचुलेशन, और जो नहीं हुए हैं मैं चाहती हूं कि वह इसको स्पोर्टिवली लेकर आगे आने वाले कंपटीशन में अच्छा देने की कोशिश करेंगे, न कि निराश होंगे। बिकॉज देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज विल बी कमिंग। तो जो लोग हारे थे उनके चेहरे पर फिर से कॉन्फिडेंस दिखने लगा और वह लोग अपना सिर हाँ में हिला देते हैं।
अब आयु फिर कहती है, वैसे मैं आप सबको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ। इतना कहकर वह मैथिली को इशारा करती है। मैथिली सिर हिलाकर कुछ करने चली जाती है। अब सबके सामने एक क्लिप दिखाई देता है जहां आकाश चीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। वह जानबूझकर ग्रुप के पैरों में पैर अड़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि वह गिर जाए और हार जाए। यह देखकर सब हैरानी से आकाश की तरफ देखने लगे। वही आकाश की तो पसीने छूट रहे थे। अब उसके बाद 2-3 और क्लिप प्ले होते हैं जहां आकाश और उसका गैंग बहुत से बच्चों को बुली कर रहे थे। ज्यादा तो नहीं, पर उनके वजह से वह लोग परेशान थे। वही क्लिप्स देखकर आकाश का गैंग डर गया था। वही जो लोग बुली हुए थे उनके चेहरे वीडियो में ब्लर किए गए थे, जिससे लोग यह नहीं जान पा रहे थे कि उनके साथ कौन बुली कर रहा था। अब उन बच्चों के चेहरे पर सुकून था कि अब उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। वे लोग ग्रेटफुल नजरों से आयु को देखने लगे। अब आयु माइक में सख्त आवाज और गुस्से से कहती है, मेरी यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा महत्व डिसिप्लिन का होता है, फिर टैलेंट का। पर जिन लोगों के पास टैलेंट होता है, अगर उनके पास डिसिप्लिन नहीं होता है तो उनके लिए मेरी यूनिवर्सिटी में कोई जगह नहीं है। और मेरा कैंपस एक एंटी रैगिंग कैंपस है और रैगिंग करना एक क्राइम है। अब मैं जो क्रिमिनल्स ने यह गलती की है उन्हें कॉलेज से पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है। और मैं यह भी सुनिश्चित करूंगी कि वह लोग दूसरी अच्छी कॉलेज में भी नहीं जा पाएंगे। दिस इज माई शब्द, गेट रेडी टू बी फिनिश्ड। इतना कहकर वह आकाश और उसके गैंग को बुलाने लगती है। वह लोग परेशान हो जाते हैं और उसके गैंग की लड़कियों की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। लड़के भी बहुत परेशान थे। वह लोग वहीं गिरकर माफी मांगने लगते हैं और एक चांस की भीख मांगने लगते हैं। पर आयु उन्हें देखे बिना वहां से चली जाती है। उसके बाद बाकी लोग भी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं क्योंकि कॉलेज खत्म होने का टाइम हो गया था। यश और अभी भी आज जो कुछ हुआ उसके बारे में सोचने लगे और उन्हें बहुत खुशी हो रही थी कि उन्होंने एक सही कैंपस को अपनी पढ़ाई के लिए चुना। और उनके मन में आयु के लिए इज्जत और बढ़ गई थी। अब वह लोग भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं ध्रुव और ध्रुविका प्राइवेट पार्किंग की तरफ